नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम अपनी श्रृंखला में सप्तमी कक्षा की पुस्तक पढ़ रहे थे रुचिरा, जिसमें हम पढ़ रहे थे दूसरा पाठ। आज जो हम पढ़ेंगे वो तीसरा पाठ है, स्वावलंबनम। पाठ को पढ़ने से पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह प्रश्न है जो आपसे समूह में पूछा गया था, और आपने लगभग सभी ने सही आंसर दिया। एक दो आंसर को यदि मैं छोड़ दूँ तो अगर मैं इसका सही आंसर दूं, देखिए प्याजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से विकसित होगी। अंतः क्रिया, सामंजस्य नहीं, हमें उस परिवेश के साथ अंतः क्रिया करनी है संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति। ठीक है, ना ही अलगाव हो, अलगाव से तो हो ही नहीं सकता, टकराव से भी नहीं हो सकता, ये तो नेगेटिव चीज होगी। सामंजस्य एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन यहाँ पर सामंजस्य सुटेबल नहीं है, अंतः क्रिया ही है ना। प्याजे जो बताते हैं अंतः क्रिया के बारे में बताया, तो इसलिए ये सही उत्तर था आपका, जिन्होंने भी दिया है। और भाषा सिखाने का सही क्रम एक यह प्रश्न था। इसमें देखिए, अगर बच्चा बोलेगा, उसके बाद श्रवण करेगा, फिर पढ़ेगा लिखेगा। देखिए, श्रवण करना सबसे पहले सुनता है वो, है ना। तो श्रवण करना दोनों में दिया है। अब श्रवण करने के तुरंत बाद पढ़ने तो नहीं लग जाएगा वो, यानी कि ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए। हमने क्रॉस मेथड यूज करना है ना, इलिमिनेट करना है हमको, ये दोनों तो इलिमिनेट पहले ही हो गए। अब देखिए, पढ़ने तो लग नहीं जाएगा वो ना, सुनते ही बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना या लिखना सीखेगा। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे इस तरीके से इलिमिनेट मेथड यूज करना होता है एग्जाम में। जब आप इलिमिनेट करते हैं एक एक को, फिर उस क्वेश्चन के नजदीक तक पहुंचते हैं। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को गौर करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जैसा कि पढ़ रहे थे और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप सबसे, मुझे उम्मीद है आगे भी इस तरीके से आप लोग जारी रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी और बहुत अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, समूह में जो नए इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार है, टेलीग्राम समूह से जुड़ सकते हैं अबाउट सेक्शन में जाके, और फेसबुक पेज से भी डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं अबाउट सेक्शन में जाके, जो कि आपके महत्वपूर्ण जानकारी और कक्षाओं से संबंधित जानकारी टेलीग्राम ग्रुप में ही साझा की जाती है। ठीक है, इसी के साथ आज का आपने कल एक आपको प्रश्न पूछा गया था, है ना, पहचान विकास से संबंधित एक प्रश्न था, पहचान विकास। और मैं अगर इसमें भी एक दो प्रश्नों को छोड़ दूं तो लगभग सभी ने आंसर सही दिया है। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा मुझे। दो तीन ऐसे बंधु हैं, दो तीन मित्र हैं, जैसे प्रियदर्शनी जी हैं, और भी हैं, नाम मुझे याद नहीं है, क्षमा करेंगे। तो ये उन्होंने उसको डिटेल में भी बताया है, तो अच्छा है। ये प्रत्येक गलत ऑप्शन के बारे में भी आपको पता है, तो आपकी तैयारी के लिए एक अच्छा साइन है ये, आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में जा रही है। ठीक है, मैं ये समझ सकता हूँ। तो देखो, पहचान विकास एरिक्सन का आप लोगों ने बताया, है ना, जो शायद ए ऑप्शन ही था कल, एरिक्सन। ठीक है, सिगमंड फ्राइड थे उसमें, और वाइगोत्स्की और जॉन डीवी सब थे। तो जो पहचान विकास संबंधित है वो एरिक्सन से, है ना, एरिक्सन। ठीक है, ये राइट कर लीजिएगा आप लोग, अगर गलत हुआ हो, वैसे तो लगभग सही था। तो ये जो प्रश्न था वो जरूरी है, इसको आप जो है कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न ना एक दो सैद्धांतिक प्रश्न आते हैं, एक दो सैद्धांतिक प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, है ना। जैसे मेरे समय में आया था, पाठ्यचर्या प्रतिमान किसने दिया, तो एक दो सैद्धांतिक प्रश्न मिलेंगे, तो उनके लिए भी हमें तैयार रहना है। ठीक है, और सैद्धांतिक प्रश्नों के लिए आप लोगों ने सिद्धांत जो भी आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं वो सब तैयार कर लेंगे आप लोग, जरूरी है। व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक सब लिखा हुआ है, तो व्यवहारवाद एक व्यवहारवादी नहीं है, जो भी व्यवहारवादी हैं वो तैयार होने। संज्ञानात्मक में कौन कौन आते हैं वो आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के जो पाठ है हमारा उसको समझते हैं। चलिए, तो इस पीडीएफ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रारंभ से देखते हैं आज का जो पाठ है हमारा। जो आज का पाठ है, स्वावलंबनम। स्वावलंबनम, ठीक है, स्वावलंबनम, यह जो पाठ है आज का हमारा,
पाठ है और तीसरा पाठ है। हमने 2 पाठ पढ़ लिए हैं इसमें। और हाँ दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो भी एक पेडागोजी से ही मैंने प्रश्न लिया है, उसको भी आप लोग आंसर करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं, सुन लीजिए। जब, क्योंकि आपसे अब शिक्षक बनने वाले हैं, तो शिक्षक होने वाले शिक्षक के लिए भी मैं, क्योंकि एक शिक्षक का रोल क्या होता है बच्चे की अधिगम में, वो सब चीज़ें भी सिलेबस में है। तो ऐसे रैंडमली आपके क्या है, देखिए कभी कभी एग्जैक्ट प्रश्न नहीं आता, लेकिन जो गलत ऑप्शन है उससे प्रश्न बन जाए, तो एक प्रश्न से हमारी 4-5 प्रश्नों के बारे में हमारा रिवीजन हो जाता है। इसलिए प्रश्नों का हमें प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। प्रश्न है, मैं बोल रहा हूं और इसको अगर नहीं समझ में आता तो रिपीट आप रिवर्स करके 10 सेकेंड फिर दोबारा सुन लीजिएगा इस प्रश्न को। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किस चीज का आप प्रदर्शन कर रहे हैं? तो अगर मैं इसमें नंबर 1 ए पर एक ऑप्शन दूं आपको, तो अनुरूपता, ठीक है, अनुरूपता। अगर बी ऑप्शन इसमें मैं दूं आपको, तो समूह की आज्ञाकारिता, समूह की आज्ञाकारिता। प्रश्न अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा सुन लीजिए। ये भी समूह की अनुरूपता है, ध्यान रखना है इसमें भी, ये मुझे स्मरण हुआ है, समूह की अनुरूपता है। और अगर मैं सी ऑप्शन में आपको दूं, तो समूह का या समूह के निर्देश, ठीक है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं समूह के निर्देशों का, ठीक है। या फिर डी ऑप्शन में यदि मैं आपको दूं, तो समूह की पहचान का, समूह की पहचान, ये इस तरीके से है, ठीक है। समूह की अनुरूपता, समूह की आज्ञाकारिता, समूह के निर्देश और समूह की पहचान, इस तरीके से ये 4 विकल्प हैं। प्रश्न को दोबारा मैं कह देता हूं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किस चीज का प्रदर्शन करते हैं? इन 4 विकल्पों में से आपको उत्तर देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस श्रृंखला में। देखिए, आज का जो पार्ट है स्वावलंबन, तो ये स्वावलंबन है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो स्वावलंबन के लिए देखिए, ये आपके लिए तैयार किया गया है, इसको देख लीजिए, अब अच्छे से देखिएगा। स्वावलंबन का सादा सीधा अर्थ है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता इस स्वावलंबन, ठीक है। आत्मनिर्भरता कथम भवति, कैसे होगी आत्मनिर्भरता, है ना। आत्मनिर्भरता होगी स्वस्य कार्यम स्वयं करणेन भवति। स्वस्य कार्यम स्वयं करणेन, अपना काम स्वयं करने से आत्मनिर्भरता होगी। यथा विद्यालय आगमन काले स्वस्य वस्त्राणि स्वयं धरति, है ना, अपने वस्त्रों को स्वयं धारण करें। या फिर स्यूते पुस्तकानि स्वयं संस्थापयति, है ना, अपनी बैग में, स्यूतम इति जो बैग होता है, थैला, पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि स्वयं संस्थापयति। स्वयं पादरक्षां च धृत्वा भवान विद्यालयम आगच्छति। बच्चों के संदर्भ में यदि बोलेंगे तो इस तरीके से आप बोलेंगे, है ना। इत्युक्ते भवान स्वकार्यम स्वयं करोति, है ना। अगर ऐसा है तो आप अपना काम स्वयं करते हैं। और स्वस्य कार्यम स्वयमेव करणम स्वावलंबनम इति कथ्यते। तो स्वावलंबन की परिभाषा हो गई। स्वावलंबन में क्या है, अगर इसके प्रकृति प्रत्ययों का हम वर्णन करें तो स्व है, स्व को अलग कर देते हैं, ठीक है। अवलंबन आप लोगों को पता ही होगा, अव है, ठीक है, लवि, ठीक है, और क्या है इसमें, और ल्युट हो जाएगा। ल्युट में यू को अन होकर के स्वावलंबन बन जाएगा, है ना। स्व अव इसमें दीर्घ संधि होगी, आगे चल के स्वावलंबन बन जाएगा। ल्युट प्रत्यय है, बस इतना जान लीजिए, स्वावलंबन में ल्युट प्रत्यय है, ल्युट। चलिए, तो स्वावलंबन का अर्थ हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो आपको पढ़ने को मिलेंगे वो शब्द कुछ इस प्रकार से हैं। संख्यावाची शब्दाः तत् एतत् शब्दौ च। तो ये देखो, संख्यावाची शब्द हमने पिछली दशमः त्वमसि में पढ़ लिए हैं और उनके विषय में और अच्छे से और भी मिलेंगे शब्द। तो तद और एतत् शब्द भी हम जो है
पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने षष्ठी कक्षा में शब्द परिचय वाले पाठ में इनको पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है शब्द परिचय वाली, तो जा करके प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए। और अगर शुरू से नहीं देखी है तो पहली श्रृंखला से वीडियो देखिए। कई कमेंट्स आ रहे थे पहली वाली वीडियो के लिंक कहाँ है, किसी ने किया था कमेंट। तो ऐसे अगर और बंधु हैं तो मैं सबको बता रहा हूं कि आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट बनी है KVS TGT संस्कृत क्लासेस 2022 और 23 बैच। उसको ओपन करेंगे तो शुरू से लेकर के आप यहां तक इस वीडियो को देखेंगे तो क्रमशः सारी चीजें, सारे पाठों से संबंधित चीजें जो अभी तक पाठ आए हैं उनकी बातें हम कर चुके हैं। उनसे संबंधित जो भी व्युत्पत्ति, जो भी भावबोध है, सारी चीजें हम कर चुके हैं। उनको देखते हुए आप लोग आगे आइए और इनको आगे पढ़िए। चलिए, तो आगे इसमें कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रेयास्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, है ना, मित्रेयास्ताम, मित्रम मित्रे मित्राणी। ठीक है, कृष्णमूर्ति ही मित्र है और श्रीकंठ भी एक मित्र है, तो इन दोनों मित्र हैं। ठीक है, कृष्णमूर्ति में यदि हम करें कृष्णस्य मूर्ति ही कृष्णमूर्ति ही, इस तरीके से तत्पुरुष कर सकते हैं। आगे चलते हैं, श्रीकंठस्य पिता, है ना, श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ जो उनमें से था उसके पिता समृद्ध थे। और समृद्ध में आपके पाठ्यक्रम वाला प्रत्यय है सम है और रिदु है इसमें, और जो है अक्ता प्रत्यय करने से बन जाता है। रिद हो जाएगा, रिद अक्ता बनेगा, समृद्ध बनेगा, तो अक्ता प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे। आसीत थे, तो श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। स्पष्ट होगा यहां तक। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तस्य भवने, है ना, भो अन भवन, है ना, ये देख लेंगे, इसको हम कर चुके हैं। सर्वविधानि, सभी प्रकार के, सुख साधनानि, साधन शब्द है और साधन में साध है और साध से अगर ल्युट करेंगे तो बन जाएगा साधन। अब देखिए आप लोगों को एक ल्युट प्रत्यय तो समझ में आ गया होगा, बड़े शब्द बन, ल्युट समझ में आ गया होगा और घय समझ में आ गया होगा, इनसे बड़े शब्द बनते हैं। तो ल्युट को हमेशा देखना, जब भी यू बचेगा किसी भी प्रत्यय में तो ज्यादातर यू को, युव और ना को एक सूत्र से अन हो जाता है, तो साधन। ठीक है, और वू होता है, वू को ज्यादातर आप देखेंगे अक हो जाता है ना, वू भी जहां बचेगा उसको अक हो जाता है। जैसे यहीं पे अगर वू होता तो अगर अक करते तो साधकः, ऐसा यहाँ पर शब्द बन जाता। तो साधन, बहुत सारे साधन थे, बहुत प्रकार के, जो कि सुखों के साधन, सुख भोगने वाले साधन थे उनके घर में, ये कहना चाहते। चलिए, तस्मिन विशाले भवने, विशाले भवने कल ही पढ़ा था हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में। तो विशाल भवन में, उस विशाल भवन में क्या क्या था, चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। चत्वारिंशत्, है ना, चत्वारिंशत् संख्यावाची शब्द है, जानते ही आप। तो चत्वारिंशत् स्तंभाः, तो 40 तो स्तंभ हो गए। अब स्तंभ में क्या है, स्तंभ में हाँ अच प्रत्यय है, अच प्रत्यय करने से स्तंभ बनता है। और आसन, 40 तो स्तंभ थे, जिनको हम खंबा कहते हैं, खंबे होते हैं, पिलर्स होते हैं जो, उनको स्तंभ कहते हैं। स्तंभ जो थे वहां पे 40 तो यही थे। और उसके बाद तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 37 विद्युत व्यजनानि च आसन। देखिए पहले अर्थ समझ लेते हैं। तस्य, उसके, है ना, तत्शब्द का षष्ठी एक वचन। 18 प्रकोष्ठेषु, 18 प्रकोष्ठों में, प्रकोष्ठ कहते हैं कमरे को, है ना, कमरों में 18 प्रकोष्ठ थे। और 50 गवाक्षाः, 50 गवाक्ष का मतलब होता है खिड़कियां, वातायन बोलते हैं, जहां से हवा का आने का साधन होता है उसे गवाक्ष कहते हैं। ठीक है, तो खिड़कियों के लिए बोला गया है, ये गवाक्ष थे। और 44 अर्थात 44, 44, हाँ 44 द्वाराणी, द्वार। और 60 36 क्या थे, विद्युत व्यजनानि च आसन। इतना सब सुख साधन था। 36 क्या थे यहाँ पे, विद्युत व्यजन। अब देखिए मैं साहित्य बोध या भाव बोध के पक्ष में बता दूं, ये जो है यहां से प्रश्न बन सकता है।
प्रश्न बनेगा कि श्रीकंठस्य गृहे कति स्तंभाः आसन्। ठीक है, साधारण सा प्रश्न है, आपको याद होगा तो आप कर देंगे। वहां ४४ भी लिखा होगा, वहां ४७ भी लिखा होगा, वहां वो भी लिखा होगा अगर प्रश्न आया। ठीक है, ये इतना सरल लग रहा है, लेकिन अगर ये याद ना रहे ना तो सबसे कठिन यही हो जाएगा। और कति प्रकोष्ठा आसन इस तरीके से आ जाए तो 18 प्रकोष्ठा, इस तरीके से आप उत्तर देंगे। कति गवाक्षाः तो 50 गवाक्षाः, कति द्वाराणि तो ४४ द्वाराणि, 37 विद्युत व्यजनानि। ये इस तरीके से बोधात्मक प्रश्नों से ये हो जाएंगे। अब देखिए इसमें बहुत मुख्य एक शब्द आ रहा है, व्याकरण की दृष्टि से मैं उसको बताना चाह रहा था। देखिए प्रकोष्ठ को तो कर लेंगे, प्र है कुश, कुश धातु से बनेगा, कुश निष्कर्ष है। देखिए कुश निष्कर्ष एक धातु होती है जिससे प्रकोष्ठ शब्द बनता है, तो ठीक है, तो प्रकोष्ठ बन जाएगा और यहाँ कोई दिक्कत नहीं। गवाक्षाः मैं कहना चाह रहा था, गवाक्षाः का अगर मैं कहूं गवाम, विग्रह देख लीजिए, गवाम अक्षी इव, गवाम अक्षी इव, एक इसमें जो है अच होता है, अक्षणो अदर्शनात् करके सूत्र है, उसमें अच होता है, गवाम अक्षी इव, गौ के समान अक्षी है ना, गवाम अक्षी इव, गौ के समान अक्षी की तरह, यानी कि गौ नहीं है, गौ के समान अक्षी की तरह जो है वो है गवाक्ष, है ना। तो खिड़कियों में इस तरीके से खिड़कियां होती थी पहले भैया के, जैसे गाय की अक्षी के समान, है ना, आंख के समान जो है उसमें देखना इत्यादि इत्यादि होती थी। ठीक है, खिड़कियों को बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हम समास करेंगे गवाक्षी, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना, तत्पुरुष। अब गौ का या गौ की तो षष्ठी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सब चीजें थी, और तो यहाँ कोई स्पष्ट करने वाली बात नहीं। शब्द रूप धातु रूप देख ली, व्यजनम व्यजने व्यजनानी, ये शब्द रूप से संबंधित चीजें हैं। आसन, ठीक है, लंग लकार का रूप है। च इति अव्यय पदम, ये हो गया। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, 10 सेवक जो है निरंतर काम करते रहते हैं। नास्ति अंतरम यस्मिन इति निरंतर, जिसमें अंतर ना हो उसे निरंतर कहते हैं। नास्ति अंतरम यस्मिन या यस्मात् वा, उसको हम क्या कहेंगे, निरंतर। सेवक है तो सेव से, देखिए मैंने बताया ना, जहां ज्यादातर अक मिले पीछे वहां ज्यादातर आपको ऋवुल मिलेगा या फिर वुन मिलेगा, मतलब कुल मिला के वो उसमें होना चाहिए, तब वो को अक होकर के वकह सेवकह इस तरीके से बनते हैं। तो सेवकह में वो क्या है, ऋवुल। निरंतरम वो बचता है। कार्यम कुर्वन्ति स्म, कार्य जो है करते थे। 10 सेवकाः, तो अगर प्रश्न आ जाए कति सेवकाः, तो 10 सेवकाः। कस्य गृहे, श्रीकंठस्य गृहे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, निर्धन थे, कौन थे, कृषक दंपति। तो दंपति, पति पत्नी च, पति च पत्नी च इति दंपति, और कृषकौ तो कृषक दंपति हो जाएंगे। ठीक है, कृषक दंपति तो किसान पति पत्नी थे वो। ठीक है, कृषिकाः कर्मवीरा में हमने इसको पढ़ा था, किसान दंपतियों के बारे में। निर्धन थे बेचारे कृष्णमूर्ति के यहाँ, माता पिता उसके। तस्य गृहम आडंबर विहीनम, उसका घर कैसा था, आडंबर से विहीन था। विहीन, देखो विहीन में अक्ता प्रत्यय है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आडंबर से विहीन हो तो आडंबर विहीन। साधारणंच, और साधारण था। ठीक है, कैसा था, उसका जो है आडंबर विहीन था और साधारण था। तो साधारण से तात्पर्य क्या है, साधारण से मतलब उसके घर में ऐसा कोई आडंबर नहीं था, उसके घर में तस्य गृहे वैभवम न आसीत, तस्य गृहम सामान्यम आसीत, है ना, इस तरीके से इसको समझेंगे। उसके वैभव नहीं था, सामान्य नहीं था उसका घर। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। 9 वादने है 9 बजे,
तस्य गृहम अगच्छत। एकदा, एक बार, अव्यय पद है। श्रीकंठः तेन सह सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, तृतीया हो गई। प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर गए। ठीक है, उसके श्रीकंठ जो है उसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ एक बार या एक दिन उसके घर पर गए। ठीक है, तत्र, वहां पर, कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के द्वारा, जितनी उनमें शक्ति थी, है ना, स्वशक्त्या, अपनी शक्ति से, या अपनी शक्ति जितना उनमें सामर्थ्य था उससे, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किया। अकुर्वन् मतलब वो क्या होता है, क्री धातु का क्या है, ये लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत हर बार आता है, हर पाठ में लगभग आ रहा है क्री धातु का प्रयोग, तो क्री धातु बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है ना, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया, अकुर्वन् किया, क्या किया, आतिथ्य किया, है ना। अतिथि शब्द से यह प्रत्यय होता है, अतिथि से हम करेंगे अतिथि, यह एक प्रत्यय होता है जिसमें यह आदि वृद्धि हो जाती है, आतिथ्यम इस तरीके से बन जाता है, आतिथ्यम। यह क्या है, देखो यहाँ कोने में लिख देता हूं, यह आधा, उसमें यह है, ये प्रत्यय आतिथ्यम में। ठीक है, बड़े अजीब अजीब प्रत्यय होते हैं कभी कभी, है ना, काल्पनिक होते हैं सारे प्रत्यय, तो कल्पना की जाती है, उनके सूत्र बिठाया जाता है, तब जाके प्रत्यय होता है, फिर वृद्धि इत्यादि काम होकर के जो भी आगे के काम होते हैं उससे शब्द की सिद्धि होती है। ठीक है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन, है ना, यही तो व्याकरण है। तो ये हो गया। एतद् दृष्ट्वा, तो दृष्ट्वा हम बताने का क्या आवश्यकता नहीं है, अक्त्वा प्रत्यय है दृष्ट धातु से। श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ बोला या कहा उसने, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टः अस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार से क्या हूं, संतुष्ट हूं। सम तुस अक्ता, संतुष्ट, है ना, सम है, तुस है, और अक्ता प्रत्यय है, संतुष्ट बन गया। अस्मि, संतुष्ट हूं। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी भृत्य नहीं है। भृत्य का मतलब होता है नौकर या सेवक। ठीक है, मम इदम, इदम शब्द क्या है, नपुंसक लिंग है। इदम इमे इमानी क्या है, देखिए नीचे दिया है थोड़ा सा मैंने, इदम है, इदम आया है आपके पाठ में, इमे इमानी, है ना, नपुंसक लिंग शब्द है ये, इदम इमे इमानी, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। ठीक है, तो इदम एव मम दुःखम यत् तव गृहे, तुम्हारे घर पर या तुम्हारे घर में, एकः अपि भृत्यः नास्ति, एक भी भृत्य नहीं है। अब देखो भृत्य जो शब्द है इसमें भ्री से हम क्यप करेंगे, क्या करेंगे, क्यप। ठीक है, ये क्यप होने के बाद भृत्य शब्द की सिद्धि हो जाती। नास्ति में दीर्घ संधि, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए, अब देखो आराम से यहाँ पर क्या कर रहा है, ये श्रीकंठ आराम से सत्कार का भागी बन रहा है, और माता पिता और ये जो है कृष्णमूर्ति उसकी जो है सेवा कर रहा है, यह सत्कार आतिथ्य कर रहे हैं पूरे परिवार उनका। बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ, भवताम आपके लिए क्या है, बहुत कष्टम, कष्टमिति कस अक्ता कष्ट, है ना। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकर, कर्मकर का मतलब कर्मम करोति यह, सह कर्मकरः, कर्म करे जो, तो यस्य येषाम बहुव्रीहि इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, जो कर्म करे या फिर काम करने वाला व्यक्ति, कर्मकर कहते हैं, कर्मकर कहें या नौकर कहें या फिर भृत्य कहें, सेवक कहें, वैतनिक कहें, वेतन लेने वाला, वेतन लेकर के काम करने वाला, वैतनिक व्यक्ति भी कर्मकर होता है। हम लोग भी वैतनिक हो जाएंगे जब आप लोग भी सेवा में होंगे, तो वैतनिक व्यक्ति हो जाएंगे, वैतनिकाः, है ना, वयम सर्वे वैतनिकाः भविष्यामः, इस तरीके से। तो कर्मकराः सन्ति, तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, अब कृष्णमूर्ति बोलता है उसकी बात को सुन करके, तब कृष्णमूर्ति बोला, तो उसके घर में तो बहुत सारे क्या थे, कर्मकर थे, यानी कि कर्मचारी थे।
बोला मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 कर्मकर हैं या कर्मचारी, मेरे भी कितने हैं 8 कर्मकर हैं यानी कि कर्मचारी हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो कहते ते च वे हैं, और वे हैं द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ, संख्यावाची शब्द भी चल रहे हैं, द्वे नेत्रे, नेत्र शब्द नपुंसक लिंग का है तो द्वे का प्रयोग है, ये जो है पुल्लिंग के हैं तो द्वौ का प्रयोग है, ध्यान रखना, ठीक है। द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे, है ना, तो श्रोत्र शब्द भी क्या है नपुंसक लिंग का है, इसलिए द्वे का प्रयोग कर दिया। इति एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, प्रतिक्षणम, प्रतिक्षणम में जानते ही हैं क्षणम क्षणम प्रति, क्षणम प्रति या क्षणम क्षणम प्रति अव्ययीभाव समास है, ठीक है। और मम सहायकाः मेरे सहायक हैं, सहायक जानते ही सहायता करने वाला। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, तुम्हारे जो भृत्य हैं सदा यानी कि हर जगह, सदैव हमेशा, सर्वत्र च हर जगह और हर जगह, उपस्थिता, तो देखो उप है, उपस्थिता में क्या क्या है, उप है और इसमें स्था है और क्या है इसमें अक्ता प्रत्यय भी है, उपस्थिता इस तरीके से बनता है, बहुवचन में उपस्थिताः बनेगा। भवितुम न शक्नुवन्ति, है ना, भवितुम भू से तुमुन भवितुम बनेगा, भू तुमुन भवितुम न शक्नुवन्ति यानी कि हो नहीं सकते हैं या उपस्थित नहीं हो पाते हैं तुम्हारे जो भृत्य हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम अपने कार्य के लिए किसके अधीन हो, भृत्यों के अधीन हो, भृत्य अधीन, दीर्घ संधि का प्रयोग है, भृत्याधीन, स्वकार्याय चतुर्थी अपने काम के लिए, यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित हैं या जब जब वो उपस्थित नहीं रहेंगे, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम क्या करोगे, कष्ट अनुभव करोगे। भाई सही बात है, यदा यदा तदा तदा, त्वम सी, त्वम के साथ सी का प्रयोग है, तो जब जब वो अनुपस्थित रहेंगे या एब्सेंट रहेंगे तब क्या करोगे तुम, कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट को अनुभव करोगे, यानी कि तुम्हें कष्ट होगा जब नौकर नहीं आएंगे काम करने, तुम्हारे जो सेवक हैं। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने, ठीक है, तो स्वावलंबन में आत्मनिर्भरता में तू सर्वदा हमेशा क्या है, सुखी ही है, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत, बड़ा प्रभावित हो गया श्रीकंठ ऐसी बातों को सुन करके। क्या जो है श्रीकंठ क्या बोला, मित्र संबोधन का है, तब वचनानि वचनम वचने वचनानि श्रुत्वा, श्रु से अक्त्वा प्रत्यय, मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में, मनसि मनः मनसि मनांसि, मनस, ठीक है, सप्तमी में बना मनसी, महती, महत से क्या करेंगे, गीस कर देंगे इसमें, महत से क्या करेंगे, गीस बनेगा महती, प्रसन्नता, प्रसन्न अक्ता ता तल प्रसन्नता, ठीक है, जाता, प्रसन्नता हुई, क्या हुई, प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम्, अपने काम खुद ही करने की इच्छा करता हूं, ठीक है, कर्तुम इच्छामि, करने के लिए इच्छा करता हूं, स्वयमेव खुद ही, भवतु, ठीक है, सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध द्वादश वादन हो चुके हैं, सांप्रतम गृहम चलामि, अब सांप्रतम माने अब घर चलता हूं। देखिए सांप्रतम के लिए सार्ध द्वादश वादनम का मतलब क्या है, सार्ध द्वादश वादनम, देखिए सार्ध द्वादश, अभी इसको हम क्लियर करेंगे, मैं सांप्रतम के लिए बता देता हूं। सांप्रतम जो शब्द है इसके लिए हम कहीं कहीं इदानीम भी बोलते हैं, ठीक है, और इसके लिए अधुना भी बोलते हैं कहीं कहीं, ये वाक्य की संगतता के ऊपर है कि कौन सा शब्द सुटेबल है वहां पर, कहीं कहीं संप्रति भी कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलामी, गृहम चलामी, ये इस तरीके से ये सार्ध द्वादश वादन जो लिखा है, एक प्रश्न आएगा अभ्यास में, उसमें हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्या हुआ, वो घर जाने की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों परस्परम संभाषणेन बहुकालः अपगतः, है ना, परस्पर संभाषण करने से बहुत सारा समय क्या हुआ, अपगत हो गया, यानी कि बीत गया। श्रीकंठः घटीं दृष्ट्वा वदति इदानीं सार्धद्वादशवादनम् अभवत्, अहम गृहं गच्छामि इति वदति, ठीक है, अहम गृहं गच्छामि, क्योंकि सार्धद्वादश वादन हो गए, है ना, 12:30 बज चुके हैं। प्रातः 9 वादने आया था,
और 12:30 बज चुके हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ में हमने बहुत सारी चीजों को देखा। भाव बोधात्मक पक्ष भी है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों में हमने व्याकरणात्मक पक्ष भी देखा, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको करने की आवश्यकता है पाठ के अंदर। ठीक है, पाठ में बस 2-4 शब्द आपके जो पाठ्यक्रम के हैं ना, उन सब चीजों को देखते हुए चलेंगे। और भाव बोध में कहानी याद होनी चाहिए दोस्तों, है ना। अगर वहां पूछ लिया गया कितने गवाक्ष थे, कितने व्यंजन थे, कितने प्रकोष्ठ थे, तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि बहुत सरल है लेकिन एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है ना, तो सबसे कठिन यही प्रश्न है। ठीक है, एक एक प्रश्न की बड़ी वैल्यू है, एक प्रश्न कई रैंक आपको पीछे कर सकता है, तो ढीले मत पड़िए। शिथिलता नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी तैयारी में। अगर वास्तव में आपको चयन चाहिए तो शिथिलता बिल्कुल मत लाइए। डेली टारगेट को बढ़ाइए, छोटा मत करिए। चलो इतना पढ़ लिए हैं, आज थोड़ा सा रेस्ट मार लेते हैं, ठीक है, किसी दिन होना चाहिए, मशीन नहीं बनना है हमको। किसी किसी दिन आप जैसे पढ़ रहे हैं 6 दिन, तो एक दिन शाम को बैठ के थोड़ा सा मस्ती कर ले, है ना। मस्ती का मतलब होता है कि चलो थोड़ा मूवी वगैरह देख लें, है ना। या अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो बता रहा हूँ, और डेली 1-1, 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये सब चीजें नहीं आती। अब 6-6 घंटे दे रहे हैं तो थोड़ा सा हमें रहना भी चाहिए। ठीक है, पेडागोजी के सारे टॉपिक आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं पाठ के संदेशों को थोड़ा सा देख लें। बहुत सरल सरल से वाक्य बनाए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा कठिन वाक्य नहीं है। स्वकार्यम स्वयं करणीयम, ये पाठ में हमें संदेश मिला। और आत्मनिर्भर जनः सुखी भवति, है ना। भारत सरकार भी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है ना। ठीक है, वोकल फॉर लोकल एक कॉन्सेप्ट आया था बीच में कोविड के टाइम पर, वो भी आप देखेंगे। सेवकेषु यदि निर्भरः भवति, सेवकों पर निर्भर रहेंगे तो क्या होगा, सेवकानाम अभावे दुखी भवति, वो नहीं रहेंगे तो दुखी होंगे। किम भवान स्वकार्यम स्वयं करोति, बच्चों से इस तरीके से आप पूछेंगे जब पढ़ाएंगे तो, संदेश देते हुए पाठ का। विद्यालय आगमन काले स्वस्य वस्त्राणि स्वयं धृत्वा स्यूते पुस्तकानि स्वयं संस्थाप्य पारदर्क्षां च धृत्वा भवान विद्यालयम् आगच्छति खलु। अब वो बच्चे कहेंगे कुछ के नहीं सर हमारी मम्मी रखती हैं, या फिर कुछ कहेंगे नहीं सर हम खुद करते हैं। तो ये चीजें हम बच्चों को सिखानी है। ठीक है, तो इस पाठ में और शब्द क्या क्या पढ़े हैं, देखिए इस मुख्य शब्द जो इस पाठ में से निकल के आए, संख्यावाची शब्द में 44 स्तंभाः। ठीक है, ये और मूल है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, ये आपको मिल जाएगी। 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, इसको भी पूरे पाठ की कहानी याद नहीं करनी है तो संख्यावाची में ये चीजें याद कर लीजिएगा, है ना, ये जरूरी है। 44 द्वाराणि 37 व्यजनानि, 8 कर्मकराः 2 पादौ, और ये 2 है, थोड़ा टाइपिंग गलत हो गई, और 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे। कालवाची शब्दों में हमने नववादने 12:30 वादन देखा। अब ये ठीक है, अब ये कुछ संख्यावाची शब्द हैं अभ्यास में, इनका उच्चारण कर लेंगे किस तरीके से, इंटरव्यू पर्पज से उच्चारण के लिए आपको, हाँ उच्चारण के साथ साथ आपको बता दूं, इंटरव्यू पर्पज नहीं, इस प्रश्न में आपके लिखित परीक्षा के पर्पज से भी इसको आपको देखना है। वर्तनी शुद्धि में आ जाएगी, 47 47 47, मैं इसका बात कर रहा हूं। इसी को 4 ऑप्शन में बांट देगा और फिर आपसे पूछेगा कौन सा सही है, या किसी को भी 4 ऑप्शन में बांट देगा, फिर आपसे पूछेगा किसी में बिंदु नहीं होगा, किसी में हलंत नहीं होगा, किसी में सादा नहीं होगा, और किसी में सारा सही होगा। इसलिए ये लिखित परीक्षा की दृष्टि से भी सही। दोस्तों इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये है ना, इतनी छोटी छोटी पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में लगाई हैं तो कुछ सोच कर ही लगाई होंगी, है ना। आप लोग इसको इग्नोर करके मत जाइएगा आगे, ये छोटी छोटी चीजें छोड़ेंगे ना तो बड़ी समस्या हो सकती है। मैं नहीं कहता कि 100% आएंगे, अगर आ गए तो कोई विकल्प है आपके पास तो ठीक है, और विकल्प नहीं है तो इनको करके चलिए। परीक्षा अभी नहीं होने वाली हाल फिलहाल में, उसकी टेंशन मत लीजिए। 22 चतुर्विंशतिः 25 28 29 30 32 33 34 38 39 40 द्विचत्वारिंशत् 43 चतुश्चत्वारिंशत् 47 50। ठीक है, इनका भी ये भी जान लीजिएगा इसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, ये आप कर चुके हैं हम पिछली कक्षा में। तो प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। तो इनके उत्तर के रूप में आपको जैसे ये पहला प्रश्न क्या है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे, तो आप जानते ही हैं किसके घर में थे, कृष्णमूर्ति, नहीं बिल्कुल आपको पता है, सही आपको दिमाग में आ रहा है, श्रीकंठ के घर में थे।
तो श्रीकंठस्य भवने। कस्य भवने? तो श्रीकंठस्य भवने। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति? कृष्णमूर्ति, है ना, कृष्णमूर्तेः षष्ठी में अगर हम करेंगे तो। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्? तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तेः माता पिता। माता पिता च आतिथ्यम अकुर्वन्। ठीक है। सर्वदा कुत्र सुखम? स्वावलंबने। सर्वदा स्वावलंबने सुखम अस्ति। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा आगच्छत्? प्रातः 9 वादने। कहानी में पढ़ लेना, प्रातः 9 वादने। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति? 8 कर्मकराः। ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब इनकी संख्याओं को काउंट करना है और लिखना है। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 3 इंटू 3 करेंगे 16 तो 18 हो जाएगा। तो 18 को आप क्या कहेंगे? अष्टादश। 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 21, 7 इंटू 3 21, और 21 को एक विंशति ही इस तरीके से लिखेंगे, एक विंशति। ठीक है, और आगे वालों को भी काउंट कर लेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 या 15, तो 15 को पंचदश। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे पंचदश। और 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 3 36, 60 63। ठीक है, 60 63 शब्द उसमें भी आया है पाठ्यक्रम में, और इनको भी काउंट कर लेंगे। अब इनको क्या क्या बोलते हैं लिख लेंगे आप स्वयं। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, ये भी आपके गृह कार्य के लिए। 28 को क्या बोलेंगे, 27 को क्या बोलेंगे, 30 को क्या बोलेंगे, 31 को क्या बोलेंगे। कुछ क्वेरी भी आई थी ग्रुप में कि सर जो है, या कमेंट्स में, कि अभ्यास पूरा कराइए। तो देखिए दोस्तों, सरल से प्रश्नों को करिए, समय टाइम कंज्यूम यहाँ नहीं ज़्यादा करना है, अपनी तैयारी भी करनी है। तैयारी इन द सेंस सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का रोल, बीच बीच में बात शब्द आ जाते हैं तो मैं बता देता हूँ। सेल्फ स्टडी का रोल आपकी परीक्षा में 90%, मैं कहूँगा 90% सेल्फ स्टडी रोल प्ले करने वाली है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी का सार जिसने समझ लिया ना, बस ठीक है। लेकिन मैं समस्या बता देता हूँ आपको, समस्या कहाँ आ सकती है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो सेल्फ स्टडी होगा कैसे? कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सबसे पहले, उसके बाद सेल्फ स्टडी है, तब आप मूड मारेंगे सेल्फ स्टडी में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए संस्कृत में देखो पाठ मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, उसको भी आप सेल्फ स्टडी करें, नहीं समझ में आ रहा है तो। उसके बाद ये देखिए, पेडागोजी के लिए आप मुझे पूछते हैं कि सर कोई बताइए कहाँ से पढ़ें, सीडीपी के लिए कहाँ से करें, क्या करें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। एनआईओएस की जो नोट्स हैं उनसे बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि एक्चुअली में वो टर्मिनोलॉजी क्या है, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्लियर करिए दोस्तों, है ना। सीधा सीधा है, थियोरिकल प्रश्न बहुत कम आएंगे। ठीक है, थियोरिकल प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, सीधा सीधा आपको अप्लाई करने वाले प्रश्न ज्यादा मिलेंगे, है ना। क्लासरूम सिचुएशन बेस्ड प्रश्न मिलेंगे, आप क्रिएटिविटी बेस्ड प्रश्न मिलेंगे। तो उनके लिए सबसे जरूरी है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का होना। तो ये चीजें हैं। ठीक है, एनआईओएस करिए, और आपको अगर वहां से भी एनआईओएस से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर कोई एक स्टैंडर्ड बुक आपको लेनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड इन द सेंस मैं कहूं कि आप जो है पेडागोजी में, देखो मेरे पास जो है, हाँ पेडागोजी में मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये, मैं जो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है आप लोगों की तरह, केवीएस का ही प्रमोशन वाला। मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं अपना बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी। थोड़ी मोटी बुक है, बड़ी बुक है, लेकिन उसमें से सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ने हैं, क्योंकि जो पाठ्यक्रम में है वो एक प्रोफेसर जो हैं, प्रोफेसर साहब हैं कि थे, अभी मैं इतना नहीं जानता हूं, लेकिन इनके नाम से ही है, एसपी गुप्ता है, एसपी गुप्ता। मैं फिर कहूंगा, आप अगर आप कोई आपको जहां से समझ में आ रहा है वो अगर आप सेलेक्ट कर चुके हैं तो कृपया उस पुस्तक को बिल्कुल ना सोचें, पुस्तक के बारे में लेनी नहीं है आपको। ठीक है, आप अगर जहां से समझ रहे हैं वहां से समझिए।
पुस्तक लेनी नहीं है भाई, दो पुस्तक बहुत महंगी भी हो सकती है। मैं प्राइस अगर इसका देखूं बताऊं, मैंने ये ली थी बहुत पहले, तब का इसका प्राइस 350 पड़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है ये डिस्काउंट पे होगी। तो पुस्तकों में पैसा ज्यादा वेस्ट नहीं करना। अगर अभी तक आपने अपना सोर्स फिक्स नहीं किया है तो एक सजेशन है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी डिटेल में, इन डिटेल दिया गया है, सारे जो है सिद्धांत वगैरह जो भी हैं, विकास और अधिगम का तो अच्छा मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उन्हीं के बाद आपकी जो एजेंसी, और देखो एनईपी 2020 के बारे में वो सबसे आरटी, उसके लिए थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा, ये चीजें इसमें नहीं है, ठीक है। तो एसपी गुप्ता जी की है, किताब का नाम है उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान। उच्चतर, क्योंकि ये दोस्तों ये प्राइमरी के लिए नहीं, मैं बता देता हूं पहले आपको। हाँ हालांकि है कुछ, लेकिन प्राइमरी के और बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें नहीं मिलेंगे आपको। ये टीजीटी के लिए मैं 2-3 टॉपिक, 2-3 यूनिट, आपकी 2 यूनिट अच्छे से कवर करेंगे बेसिक नॉलेज के हिसाब से। उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक का नाम है, और इसमें सब टॉपिक या सब हेडिंग इसकी है सिद्धांत एवं व्यवहार। तो आपको इसमें सिद्धांत मिलेंगे और उनके व्यवहार भी मिलेंगे। ये पुस्तक का नाम है, मेन पुस्तक का नाम है उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, और लेखक डॉक्टर एसपी गुप्ता। ये जो हैं डायरेक्टर थे, इसमें कहाँ पर डायरेक्टर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डायरेक्टर रह चुके हैं उनकी। और ये प्रकाशित पब्लिशर, इसके जो पब्लिकेशन कहाँ से हुआ, इसका शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद से, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद से हुआ है, ठीक है। तो ये पुस्तक है, थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर आपने, और मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपने अभी तक सेलेक्ट नहीं की है कोई भी बुक या कहीं से पढ़ना क्वालिफाई, मतलब दिक्कत है, देखिए कई बहुत बड़े विद्वान है, एक से एक यूट्यूब पे भी आपको बताते रहते हैं, कई कोर्स भी देते हैं, उन लोगों ने भी बढ़िया इन सारी बुक, ये क्या है, ये थोड़ी सी क्या है, डिटेल्स बुक हैं, इनमें से इनका सार निकाल करके अपनी नोट्स टाइप की बुक्स बनाई है। मैं कहूंगा वो भी बेहतर है आपके लिए। लेकिन आपको नोट्स भी नहीं समझ में आती है दूसरे की बनी हुई, तो आप इनको पढ़ करके, बेस डिटेल में पढ़ करके अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं या खुद समझ सकते हैं। मैं दोनों बातें कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं आपको कोई एक चीज पर फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि सबका सोचने का, सबका समझने का तरीका, नजरिया अलग अलग होता है। तो दोनों चीजें हैं। अगर आपको नोट्स मार्केट में तमाम लोग देते हैं अपनी किताबों के रूप में, कैप्सूल टाइप की छोटी छोटी किताबें होती हैं, उनमें से पढ़ सकते हैं। और डिटेल में पढ़ना है तो ये किताब जो है, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, और अकॉर्डिंग टू मी इसमें किसी का प्रचार नहीं है, ना ही मेरा इनसे कोई परिचय है। मेरे पास बहुत पुरानी, जब मैं केवीएस में तैयारी कर रहा था तब की ये मेरे पास पड़ी हुई है। इवन मैं तो कहूंगा ये मेरे पास ओरिजिनल बुक नहीं थी, मैंने कहीं से इसको फोटो कॉपी कराया था, पूरी बुक को जीरोक्स करा करके, और स्पाइरल बाइंडिंग में मैंने इस बुक को रखा हुआ है। तो ये चीजें हैं इसमें। आगे इसमें क्या दिया है, वाक्यों का निर्माण है दोस्तों, और ये इनकी सहायता से आप वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के वाक्यों को जो मैं बच्चों को कराता हूँ वो चीजें आपको बताऊंगा। इस वाक्य में मैं क्या करता हूं, यहां से जितने भी हमें कारक, सॉरी ये कर्ता दिख रहे हैं ना, इन कर्ताओं को एक एक रख दीजिए। कृषकाः, पहला कर्ता ही ले लेते हैं हम। मैं इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे कराता हूं, कृषकौ, ठीक है। फिर एते, और क्या क्या है, एषः, और क्या क्या, कृषकः हो गया, कृषकौ ले लिया हमने, एतौ, या 5 की जगह 6 भी बन सकते हैं, कृषकः भी ले लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं अलग से। अब देखिए कृषक, अब यहाँ पे क्रियाएं देखिए, क्रिया क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर इसमें कोई क्रिया नहीं, कर्षति एक क्रिया है, तो कर्षति एक वचन का है, तो आप कृषकः के साथ ही जाएंगे, या एषः के साथ जा सकते हैं, कर्षति, ठीक है, कर्षति। बाकी क्या है, कुरुतः है, तो कृषकौ के साथ जाना होगा आपको, द्विवचन के साथ, तो कुरुतः हो जाएगा। इस तरीके से बनवाता हूं, बच्चों को सरल रहता है। और एतौ में भी कुरुतः जाएगा, ठीक है। मैं इस प्रश्न को इस तरीके से करवाता हूं। अगर आप लोगों में से जो ऑलरेडी टीचर हैं वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये तरीका बहुत बेस्ट हो सकता है, आप लोग अपना सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। और अगली क्रिया क्या हो सकती है, रोपयंती, तो देखो बहुवचन है रोपयंती, तो कृषकाः के साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सा बहुवचन है यहाँ पर, एते, एते के साथ इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब ये इस तरीके से क्रिया को और हमने कर्ता को यहाँ पर सेट कर दिया। अब कर्म जो बीच में है उसको सेट कर देंगे। कृषकाः रोपयन्ति, क्या रोपण करेंगे, कृषका, धान्य ही रोप सकते हैं, और क्या रोपेंगे इसमें, तो धान्यम रोपयन्ति। कुरुतः,
क्या करेंगे, कृषक 2 किसान क्या करेंगे, खनन कार्य ही कर सकते हैं, तो खनन कार्यम कुरुतः, इस तरीके से इसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, और आगे इसमें क्या हो सकता है, रोपयंती, एते रोपयंती, क्या रोपाएंगे, तो धान ही रोपेंगे, धान्यम रोपयंती। और एसह कर्षति, किम कर्षति, तो क्षेत्रम कर्षति, क्षेत्रम, या एसह कृषकः क्षेत्रम कर्षति, ऐसा कृषक को भी यहीं पे ले आएंगे, एसह कृषक, यह किसान क्षेत्र को जोतता है। और एतौ है द्विवचन है, कुरुतः, तो खनन कार्यम कुरुतः, खनन कार्यम। ठीक है, इस तरीके से इन वाक्यों को सरल तरीके से बना लेंगे। ये आ गया आपका वादन वाला, मैं बताना चाह रहा था। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, पहले यहां पर हम क्या करते हैं, 15 मिनट का रखते हैं एक, ठीक है, फिर 30 मिनट को इसको रखते हैं, और फिर एक रखते हैं 45 मिनट का, और चौथा रखते हैं सीधा 12 बजे का रख देते हैं। चलिए 12 बजे से शुरू करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। देखिए दोस्तों क्या करना है, जहां पर 15 रहेगा उसके लिए आपको प्रयोग करना है सपाद, सपाद शब्द का प्रयोग करना, संख्या उस बजे संख्या वाली बजे के आगे। और जहां पे 30 मिनट यानी कि रहेगा 15, 30, 45 और 60 की जगह 00 आ ही जाता है, आप जानते ही। तो 30 की जगह आप प्रयोग करेंगे सार्ध, सार्ध, क्या प्रयोग करेंगे, सार्ध, मैं बताऊंगा कैसे करना। और 45 मिनट जहां पर हो रहे होंगे उस जगह आप प्रयोग करेंगे पादोन, पादोन, और जहां पर है तो वहां पर सीधा सीधा संख्या के साथ वादनम। देखो वादनम सबके पीछे लगाना है, बजे, वादनम इन द सेंस बजे, कितने बजे, सप्तवादनम, 7, कितने बजे हैं, सप्तवादनम, 7 बजे, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, 10 के साथ 30 है, तो 30 के लिए सार्ध कर दिया, और ये देखो इसमें 10 30 को किताब से ही मैंने पीडीएफ ली है, सार्ध द्वादश वादनम लिख दिया, जबकि ये द्वा यहाँ पर गलत है, सार्ध 10 वादनम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 7 बजे है तो वादनम लगा देंगे, सप्तवादनम हो जाएगा। ठीक है, सप्तवादनम, ये चीजें हैं, ये आपको भ्रमित कर सकती हैं। बजे वाला क्वेश्चन है तो बजे से भी प्रश्न आ सकता है। 2:30 बज रहे हैं, 2:30 हो रही है, तो 2 को सार्ध, पहले 30 हमें आगे लगाना होगा, जो भी मिनट होंगी, द्विवादनम कर देंगे, क्या कर देंगे, द्विवादनम। ठीक है, सार्ध द्विवादनम। 11 बजे हैं तो एकादश वादनम। ठीक है, इसको पूरा लिख लेते हैं, चलिए, एकादश वादनम। 4:30 तो साढ़े लग गया तो सार्ध ले आइए, और 4 है तो सार्ध चतुर्वादनम, चतुर्थ मत कर देना दोस्तों, है ना, या चतवारी वादनम मत कर देना, चतुर्वादनम हो जाएगा। ठीक है, 1:30 बज रहा है, 1:30 हो रहा है तो सार्ध ले आएंगे 30 के लिए, और चूंकि वृद्धि संधि की संभावना है तो वृद्धि कर ही देंगे, सार्धैक वादनम, 1 वादनम, सार्धैक वादनम, पंचवादनम हो जाएगा। अब सार्ध त्रिवादनम, त्रयः वादनम मत करना, त्रिवादनम। 9 बजे नववादनम, 12:30 बज रहे हैं तो सार्ध द्वादश वादनम, अष्टवादनम और सार्ध सप्तवादनम, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए पादोन वगैरह 45 मिनट का कुछ दिया नहीं, पर मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 9:45 हो रहे हैं, ठीक है, 9 बजे, यहाँ पे 9:45 मान लो, तो दोस्तों आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 9:45, तो आपको भी 10 का ही प्रयोग करना है, 9 का प्रयोग मत कर देना, है ना, पादोन नववादनम मत कर देना। 9:45 हो रहे हैं तो पादोन 10 वादनम होना चाहिए ये। ठीक है, ये कंफ्यूज करेगा आपको, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं, इसलिए मैंने कहा था प्रश्न के दौरान इसको बताऊंगा आपको। तो ये है एक और एग्जांपल, अगर मैं इसमें कर दूं, अगर 3:45 हो रहे हैं तो पादोन त्रिवादनम नहीं होगा, ये 3:45 बज रहे हैं ना, तो पादोन चतुर्वादनम, पादोन चतुर्वादनम। ठीक है, ये बेसिक चीजें ज्यादातर क्लियर नहीं हो पाती हैं, और ये सारी चीजें हमको इंटरव्यू में क्या लिखित परीक्षा में भी दिक्कत दे सकती हैं, तो ये चीजें हमको समझ के चलनी है। ठीक है, अभी आप प्रश्न करेंगे तो सीधा करके निकल जाते, सरल सा हो जाएगा, लेकिन यहां सुन लिया तो कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है, अब थोड़ा सा बेसिक सी नॉलेज है इसमें। ठीक है, आपके बेसिक नॉलेज की परख है इसमें, क्या क्या है, ऋतवः भवन्ति कति, तो ऋतु जानते हैं आप, कितनी ऋतुएं होती हैं,
6 ऋतुएं होती हैं, पहले में 6 हो जाएंगी, ये मैं क लिख देता हूँ, क में भरेंगे इसको। मासाः भवन्ति, द्वादश मासाः भवन्ति, तो ख में इसको भर देंगे। एकस्मिन् मासे कति, देखिए एकस्मिन् मासे 63 अथवा 163, तो ग में ये दोनों आ जाएंगे, है ना। 30 या 31 होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति, क्योंकि देखिए अष्टाविंशति होंगे, लीप ईयर जब आती है, ठीक है, तब उसमें आपको 29 दिन मिलते हैं, उससे पहले और इधर 3 साल तक अष्टाविंशति रहेंगे। मम शरीरे हस्तौ स्था, कितने हैं हस्त, हाथ कितने हैं, तो 2 होंगे, है ना, हो जाएगा। चलो अब देखिए इस पाठ में ये ध्यातव्यम वाले सेक्शन में दिया गया, ध्यान देने योग्य बातों में। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी बन सकता है, कौन से महीने में, ये प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना दोस्तों, दिया है तो पूछा जाएगा, ठीक है, संभावना पूरी पूरी। अगर यहाँ दिया है भारतीय नियमानुसार या भारतीय वर्ष के अनुसार ये ऋतुओं का वर्णन है, अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि वसंत ऋतु कौन कौन से महीने में आती है, या निम्नलिखित महीनों में से वसंत ऋतु का महीना नहीं है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चैत्र और वैशाख वसंत, लगभग हम इसको या मार्च अप्रैल का महीना मान सकते हैं, मार्च अप्रैल का अंग्रेजी महीनों के हिसाब से। और ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, अब लगभग इसको हम अप्रैल के बाद ज्येष्ठ और कहते भी आषाढ़ की गर्मी, तो मई जून का महीना इन दोनों को लगभग मान सकते हैं। वर्षा ऋतु के लिए बरसात होती है, सावन का महीना आ जाता है लगभग जुलाई के पास, तो जुलाई और अगस्त का महीना हम इसमें मान सकते हैं। भाद्रपद महीना जो होता है श्रावण का महीना होता है। आश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु होती है, तो लगभग हम सितंबर, सितंबर और अक्टूबर का महीना मान सकते हैं इसको, लगभग समझने के लिए बता रहा हूँ, आपको हिंदी के महीने याद करने पड़ेंगे। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ये हिंदी में है, ब्रज भाषा में है, मैं ब्रज क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ, तो ब्रज भाषा में है, तो इस तरीके से ऐसे हम लोगों ने याद किए हैं। घर में दादा दादी वगैरह मम्मी वगैरह बोलते हैं तो सब याद हो जाते हैं, ज्यादा कठिन चीजें नहीं, इनको क्रमशः याद कर लेना दोस्तों। प्रश्न बहुत बन सकते हैं यहाँ से, क्रम पूछ ले इनका, इनको क्रम से रख दे, निम्नलिखित में से क्रम नहीं है, या क्रम में कोई कौन सा महीना नहीं है, इस तरीके से पूछ ले, या कौन सा विकल्प गलत है क्रम के अनुसार, इस तरीके से पूछ ले। तो सितंबर अक्टूबर हो गया, मार्च सी तो फूस का महीना इसको बोले तो नवंबर दिसंबर हो जाएगा लगभग, ठीक है, नवंबर दिसंबर। और शरद के बाद मार्च से हेमंत होगी। शिशिर ऋतु, शिशिर जो होती है जनवरी और फरवरी, लगभग कभी कभी ये दिसंबर में भी हो जाती है, तो जो कि अभी चल भी रही है ना, अभी जो सर्दी भी पड़ रही है जगह जगह पर, तो जनवरी फरवरी का महीना लगभग मैं बता रहा हूं, कभी कभी आप दिसंबर में भी ये शिफ्ट हो जाएगा महीना, और कभी कभी फरवरी में भी वो होता है, तो ये चलते रहते हैं दिनांक गणनाओं के हिसाब से। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए कल के पाठ में ये ध्यातव्यम वाला चैप्टर में ये चीज रह गई थी, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, आप लोगों ने पढ़ी होगी तो अच्छी बात है। क्या लिखा है, पंचतंत्रम इति ग्रंथा संपादनम कृत्वा अतृतः, जो हमारी कहानी थी पिछले पाठ की, वो पंचतंत्र से ली गई थी। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि वो कहानी कहाँ से ली गई, दुर्बुद्धि विनश्यति, तो पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र के लेखक आपको पता है विष्णु शर्मा है, ठीक है। पंचानाम तंत्राणाम समाहार पंचतंत्रम, ठीक है, समास भी स्पष्ट कर दिया यहाँ पर आपको। अतः पंचतंत्रस्य पंच भागाः सन्ति, इनका क्रम याद कर लेना दोस्तों। ये क्रम वाला ना बड़ा चक्कर आ गया, मैं सही बताऊं आपको, मैं भी इसके उलझन में उलझा था, अभी बहुत आ गया है, लेटेस्ट जो एग्जाम हो रहे हैं ना, ये क्रम वाला सिस्टम ज्यादा आ गया है। अभी भी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछे तो पंच संधि से ही प्रश्न थे, संधि प्रकरण से ही प्रश्न पूछे थे, लेकिन संस्कृत की बात बता रहा हूं मैं, उनमें जो प्रक्रिया के अनुसार कौन सा सूत्र लगेगा वो क्रम के अनुसार सेट करिए, ऐसे 2 प्रश्न थे उसमें। तो ये क्रम, क्योंकि अब प्रश्नों के स्तर बदल गए हैं, इसलिए ये क्रम दोस्तों जरूरी है, ठीक है। तो जो है क्रम के अनुसार इनको अपनी अपनी ट्रिक बना लीजिए, क्रम याद कर लीजिए, ठीक है। अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाश भवति इति दर्शितम, ठीक है, जहां अवसर नहीं है वहां कैसे बोल दिया उसने, यूयम भस्म खादत, तो ये दिखाया गया। क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति, कहीं कहीं मौन रहना बड़ा कार्य साधक होता है, यानी कि बड़ा अच्छा रहता है मौन रहना, ये चीज इसमें बताई गई है। जैसे कहा भी गया है विभूषणम मौनम पंडितानाम, ठीक है। अच्छा चलिए इसको आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, कहाँ की सूक्ति है, एक सूक्ति का स्रोत बताइए। और मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचिन न भासते,
ठीक है, इसका भी चलिए सोर्स बताइए, दोनों सूक्तियों का सोर्स बताइएगा। अगर आपको आता है तो जरूर कमेंट्स में लिखिए दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में ये चीजें देखी हैं, और ये वाला जो सामने चीज आपके दिख रही है ये थोड़ी महत्वपूर्ण ज्यादा है, इसको थोड़ा सा जरूर देख लेना। इसमें कई प्रकार के घुमा के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, क्रम रख दे, कुछ भी रख दे, आप हर तरीके से इसको तैयार कर लेगा। क्रम में याद कर लीजिए, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। अगहन बोलते हैं इसको कहीं कहीं, मार्गशीर्ष को अगहन, और पौष को फूस बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, और इसको आश्विन को क्वार बोलते हैं, क्वार कार्तिक अगहन फूस माघ फागुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो क्वार। भाद्रपद को भादों भी कहते हैं, आप जानते ही होंगे। तो ये चीज है, और इसी के साथ दोस्तों बने रहिए, और एक एक चीजों को स्पष्ट करते हुए चलिए। परीक्षा की अभी चिंता मत करिए, अभी परीक्षा की ऐसी कोई संभावित तिथि नहीं है और ना ही कोई संभावना है। बहुत परीक्षाएं हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। एलडी की एग्जाम होना है केवीएस का, उस पर फोकस्ड रहेगी अभी केवीएस। अभी तो आपकी कल डेट ही खत्म हुई फॉर्म भरने की, अब प्लानिंग होगी कितने फॉर्म आए, उसके हिसाब से किस तरीके से प्रश्न पत्र बनाया जाए, ये सारी चीजें प्लान की जाएंगी। तो कोई, मैं समझता हूँ कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ बने रहिए, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट्स में कुछ जरूर लिखिएगा, प्रश्न का उत्तर देना है आपको कमेंट्स में, और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।